हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्रैश कोर्स सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो +1 का टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ मास का। देखिए सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली है क्या। सेंटर ऑफ मास एक सिस्टम के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहां हम एज्यूम कर सकते हैं कि सिस्टम का सारा मास वहीं पे ही कंसंट्रेटेड है। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास एक मल्टीपल रिजिड बॉडी सिस्टम है, उस रिजिड बॉडी का मुझे फाइंड आउट करना है वो पॉइंट जहाँ पे सारा का सारा मास मैं एज्यूम कर सकूं कि रिजिड बॉडीज का मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है भाई, वहीं पे लोकेटेड है। तो वो जो लोकेशन है जहाँ सभी रिजिड बॉडीज का मास एज्यूम कर सकते हैं कि वहीं पे प्लेस्ड है, तो वो पॉइंट कौन सा है, वो सिस्टम के अंदर सेंटर ऑफ मास है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारी बेसिक डेफिनेशन आ गई कि वो पॉइंट है सिस्टम में जहाँ हम एज्यूम कर सकते हैं कि सभी मासेस वहीं पे कंसंट्रेटेड हैं। तो हम इसमें दो टाइप के सिस्टम्स देखो बेटा डिस्कस करते हैं। पहले टाइप के सिस्टम्स है जिसमें पॉइंट मासेस हैं, डिस्क्रीट सिस्टम्स हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं है, मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हर एक पॉइंट मास इंडिविजुअली अलग अलग नज़र आ रहा है। जैसा आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में m1 r1 के ऊपर प्लेस्ड है। देखिए यहाँ m1 प्लेस्ड है, यहाँ m2 प्लेस्ड है, यहाँ m3 प्लेस्ड है, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हर मास की अपनी अपनी लोकेशन के लिए पोजीशन वेक्टर मैंने असाइन कर दिया है r1, r2, r3 एंड सो ऑन। ऐसे केसेस में जहां हमें मासेस की रिस्पेक्टिव लोकेशंस गिवन होती हैं, वहां जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है विद रेफरेंस टू ओरिजिन, वो आ जाएगा पहला मास आप देखेंगे उसकी लोकेशन, दूसरा मास आप देखेंगे उसकी लोकेशन, एंड सो ऑन करते करते आपके पास जितने भी मासेस हैं उन सब की लोकेशंस के साथ मासेस के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया जाता है टोटल मास ऑफ द सिस्टम के साथ। तो ये आपके पास लोकेशन आ जाएगी किसकी, उस सेंटर ऑफ मास की। आप इसमें सबसे इजी एग्जांपल ले सकते हो कि सेंटर ऑफ मास फिर लाई कहाँ करेगा। सेंटर ऑफ मास देखिए सिस्टम के अंदर भी लाई कर सकता है, इसी रेंज में लाई कर सकता है, सिस्टम से बाहर भी लाई कर सकता है। पर अभी फिलहाल मैं सबसे पहले ईजीएस्ट एग्जांपल लेता हूँ जहाँ सेंटर ऑफ मास सिर्फ 2 पार्टिकल सिस्टम का डिफाइन किया गया है। अब मान लीजिए कि मेरे पास m1 यहाँ प्लेस्ड है बच्चों, और m2 यहाँ प्लेस्ड है। ये m1 r1 डिस्टेंस के ऊपर है या लोकेशन के ऊपर है, ये r2 लोकेशन के ऊपर है। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसे, उस लाइन को मैं क्या मान लेता हूँ कि ये वाली लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो मैं बता दूँ आपको कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, और उसका जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो भी मेरी क्लियर हो जाती है कि वो m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है। अब इसमें कई बार आपको x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सेंटर ऑफ मास जब हमने लिखा यहाँ पे, तो उसके x कोऑर्डिनेट भी होंगे, ठीक है बेटा, उसका y कोऑर्डिनेट भी होगा और उसका z कोऑर्डिनेट भी होगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि x सेंटर ऑफ मास कैसे लिखा जाता है, तो आप हर मास का x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करते जाइए mn xn तक, डिवाइड कर दीजिए उसके बाद टोटल मास ऑफ द सिस्टम के साथ। वैसे तो आपने +1 में पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ आपको। y सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए भी आप क्या करेंगे, m1 y1 एंड सो ऑन mn yn, और इसी ढंग से z के लिए भी लिख सकते हो। मैं z के लिए नहीं लिख रहा ड्यू टू स्पेस कॉन्स्ट्रेंट। तो हमारे पास ये गिवन हो गया कंडीशन कि भैया आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अगर पता करनी हो तो वो कैसे करेंगे। जैसे इस केस में मुझे पता करना है कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन से x1 और y1 डिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है। अब मान लीजिए कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास यहाँ पे प्लेस्ड है। आप पहले तो x सेंटर ऑफ मास इस केस में पता करने की कोशिश कीजिए। आपके पास अगर यहाँ देखा जाए तो x जो सेंटर ऑफ मास है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बेटा, m1 तो देखिए 0 के ऊपर ही है, और m2 है जो वो कहाँ पे है, d डिस्टेंस के ऊपर है, और यहाँ पे क्या आ गया, m1 प्लस m2 आ गया। ठीक हो गया जी। तो आपके पास जो x सेंटर ऑफ मास विद रेफरेंस टू ओरिजिन आ रहा है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई,
वो कितनी आई, दूर वाला मास मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस दोनों मासेस के बीच में m1 प्लस m2 के साथ लिख सकते हो। यानी जहाँ पे भी 2 पार्टिकल सिस्टम है वहाँ पे आप डायरेक्टली भी सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो, दूर वाले पार्टिकल के हिसाब से सेंटर ऑफ मास आप लिख सकते हो। अगर मैं इसको ओरिजिन पे मानूंगा तो सेंटर ऑफ मास इस पार्टिकल के हिसाब से लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं देखूं तो इसी डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, यही डिस्टेंस x1 है, और अगर इधर से मुझे इस साइड के ऊपर दिखना हो तो इस x1 की बजाय अगर मुझे x2 देखना हो तो वो क्या है बेटा, m1 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं जिसमें हमें कहा गया कि हमारे पास एक 4 मासेस का एक सिस्टम है और मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखिए बेटा, मुझे x सेंटर ऑफ मास भी निकालना होगा और मुझे y सेंटर ऑफ मास भी निकालना होगा। मैं इस केस में x सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए सभी पार्टिकल्स की अपनी अपनी लोकेशंस गिवन है, जैसे इसकी 0a है यहाँ पे। x सेंटर ऑफ मास मेरे पास क्या होगा, आप चारों मासेस का नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 एंड 4। तो पहला मास है जो वो m है, 0 के ऊपर प्लेस्ड है। दूसरा मास है जो वो भी m है पर वो a डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड है। तीसरे मास का x कोऑर्डिनेट a है और चौथे मास का x कोऑर्डिनेट 0 है। और उसके बाद आप इसको डिवाइड कर सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 से, क्योंकि चारों ही मासेस सेम वैल्यू के हैं तो इसलिए हम सभी मासेस को m लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये बना क्या गया, 2ma डिवाइडेड बाई 4m। तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा भैया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये a/2 रह गया। सिमिलरली अगर आप y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहो इसी फिगर में, वैसे तो सिमेट्रिकली हमें पता है वो भी a/2 आना चाहिए, पर स्टिल चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a। ठीक है बेटा, और डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे भी किससे, 4m से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास बच क्या गया, ये भी a/2 आ गया। तो आपके पास जो सेंटर ऑफ मास है फर्स्ट क्वेश्चन में, ये a/2 लोकेशन के ऊपर नजर आएगा, ये भी a/2 और ये भी a/2। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो इस केस में आपके पास मासेस नंबर 1 2 एंड 3 ऐसे लोकेटेड है। और अगर मैं कहूँ कि इधर से अगर मैं ड्रॉप कर दूं परपेंडिकुलर तो इसका लोकेशन a/2 पे आ जाएगा और ये डिस्टेंस 3/2a हो जाएगा। आप कहोगे वो कैसे होता है, देखिए ये डिस्टेंस a है मेरे पास, ये डिस्टेंस a/2 है, तो ये जो y है आप देख सकते हैं वो 3/2a के बराबर होगा, तभी ये रिजल्ट a बन सकता है। तो आपको पता लग गया y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट। अब हम बात करते हैं x सेंटर ऑफ मास की। देखिए पहला मास ओरिजिन के ऊपर ही है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरा मास a डिस्टेंस के ऊपर है, उसका कोऑर्डिनेट हमने a लिख दिया। तीसरा मास है जो वो भी m है पर उसका x कोऑर्डिनेट a/2 है और इसको मैं टोटल 3m से डिवाइड कर देता हूँ। आप बाकी आगे सॉल्व कर सकते हो। इसी ढंग से y सेंटर ऑफ मास है जो, उसमें पहला मास 0 लोकेशन के ऊपर है, दूसरा मास भी भैया 0 लोकेशन के ऊपर है और जो तीसरा मास है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, √3/2a लोकेशन के ऊपर है। तो आप इन तीनों को ऐड अप करना चाहें तो m प्लस m से ऐड करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि भैया इसके पास आपकी जो सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पे आ रही है। देखिए अगर आप चाहो तो इसको प्रॉपरली मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ कि जो x सेंटर ऑफ मास मेरे पास बना है तो इसमें m तो देखो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, तो ये आपके पास ma/2 और ma/2 कितना आ गया, 3ma/2 और नीचे भी डिवाइड किससे हुआ है, 3m से हुआ है, तो ये लोकेशन तो a/2 आ गई। यानी सेंटर ऑफ मास इसी लाइन के ऊपर लाई करने वाला है। और जो y सेंटर ऑफ मास है उसके लिए आपके पास लोकेशन आ गई, कितनी है देखिए वो आ गई आपके पास √3/2ma। ठीक है बेटा, और नीचे कितना आ गया, 3m के बराबर। तो आप m से m कैंसिल कर दोगे तो ये कितना आ गया, a/2√3। तो अगर आपको उसकी लोकेशन लिखनी है तो वो a/2 एंड a/2√3 आ जाती है। ठीक है,
सिंपल क्वेश्चंस हैं, नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इस पे सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको लोकेशंस के साथ सेंटर ऑफ मास पूछा गया है। देखिए मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में पुट कर सकता हूँ कि जो एक्स सेंटर ऑफ मास है मेरे पास, उसकी लोकेशन m1 x1, m2 x2, m3 x3 से लिखी जा सकती है और डिवाइड कर सकते हैं हम। अच्छा यहाँ पे दो ही मासेस हैं, तो दो मासेस हैं तो फिर हमें सिर्फ 2 मासेस को ही देखना होगा। देखिए पहला जो मास है वो 1 kg का है, उसकी लोकेशन कितनी है, 1 के ऊपर है x1, और जो सेकंड मास है वो है m2। अच्छा गिवन नहीं है यहाँ पे, मैं कह देता हूँ चलिए 2 kg है, ठीक है। तो ये 2 kg का जो मास है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये -3 के ऊपर लोकेटेड है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 1 + 2 कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 4 में से -6 करेंगे तो -5/3 आ गई एक्स सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। सिमिलरली बच्चों चाहो तो आप वाई सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैलकुलेट कर सकते हो, जो m1y1, m2y2 और बाद में यहाँ पे नीचे m1 + m2 से लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। m1 की वैल्यू 1 kg की है और y1 जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, 2 पे। m2 की जो वैल्यू है वो 2 kg की है, पर उसकी लोकेशन कितनी है, -2 के साथ लिखा गया है। चलिए बहुत शानदार। और इसके साथ आप 1 + 2 ऐड करते हुए लिख सकते हैं। ये कितना आ गया बेटा, 2 में से 4 माइनस किया, -2/3 आ गई इसकी सेकंड लोकेशन। इसी ढंग से आप z सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता कर सकते हैं, जो कि कितनी आएगी, 1 × 1 + 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो ये कितना आ गया, 1 + 2, 1 + 2, 1 आ गया। तो आपके पास जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आती है वो -5/3, -2/3 एंड 1 है। तो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट पार्टिकल सिस्टम। आपको ये चीज़ पहले से आती थी, आप इसे स्किप भी कर सकते थे, पर मैं फिर कहता हूँ कि क्रैश कोर्स में हम क्योंकि 2 इयर्स का सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलूँगा कि बच्चे कुछ चीज़ें भूल चुके हैं, तो हमें हर चीज़ कवर अप करते हुए चलनी है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें पूछा गया कि आप 5 kg से बताइए कि कितने डिस्टेंस के ऊपर है सेंटर ऑफ मास। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर हमें x1 कैलकुलेट करना हो तो वो m2 × d/m1 + m2 होता है। अब यहाँ पे d क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, m2 क्या है, वो है 40 kg। तो आपके पास कितना आ गया, ये 40 × 20 डिवाइडेड बाई 40 + 5। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। ये आ गया आपके पास 800/45। आप चाहो तो इसे 5 से डिवाइड कर सकते हो, ये आपके पास 9 आ जाएगा। ये 5 1s 5, 170 आई थिंक, ये आ गया 45, ये आ गया आपके पास 20, ये आ गया 40। तो ये आपके पास कितना आ गया भैया, ये आ गया आपके पास 8 और यहाँ आ गया 9। ये कितना आ गया, 160/9। ठीक है, तो 160/9 से आप इसे सॉल्व कर सकते हो कि इतना डिस्टेंस पे है। अब कई बार आपको इस टाइप के केसेस मिल जाते हैं जहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास मल्टीपल मासेस हैं, तो इन मासेस में आप देखिए कि एक टाइप के मास सेम है, ये m, ये m, ये m और ये m। अब देखिए ये जो मैंने स्क्वायर कंसिडर किया है वो ओरिजिन के साथ जो स्क्वायर है उसको कंसिडर किया है, और जो दूसरे वाला स्क्वायर है दिस वन, उसके लिए मासेस मैं क्या देता हूँ, ये 2m, ये 2m, ये 2m और ये 2m। तो अगर मैं देखूँ तो ये बेसिकली ये सीन है कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिनके सेंटर ऑफ मासेस गिवन है। इसका कितना है बच्चे, 8m है टोटल मास, और उस वाले का कितना है, 4m है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है कि कितना है, वो a के बराबर है, क्योंकि दोनों फेसिस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो a के बराबर है। अब अगर आप उस साइड से इधर को लोकेशन देखना चाहते हो, देखिए जो हाइट की लोकेशन है
और x की लोकेशन है, वो दोनों ही केसेस में सेम टू सेम है। यानी हमारे पास x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास और z सेंटर ऑफ मास जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें x सेंटर ऑफ मास पहले से ही डिसाइडेड है कि वो इनके मिड में आएगा, यानी वो a/2 होगा। इसी ढंग से y सेंटर ऑफ मास भी a/2 ही होगा, पर जो z सेंटर ऑफ मास है वो इस साइड को जो आ रहा है z एक्सिस के ऊपर, वो इन दोनों के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए z। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि z पता करने के लिए आपको 8m × a ओवर 4m प्लस 8m, जो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है ये वाला, इस रिलेशन को ही मैंने दोबारा से यूज़ किया है। तो आपके पास ये क्या बन गया बेटा, ये बढ़ गया 8ma ओवर 12m, m से m काट दो आप 2/3 ऑफ a, ये डिस्टेंस आ गया। तो ये कितना रह गया 2/3 ऑफ a। तो इस ढंग से आप लोकेट करते हुए सेंटर ऑफ मासेस को फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो हो गया बेटा वो केस जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के सेंटर ऑफ मासेस को फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट मासेस का एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है जिसमें हम रिजिड बॉडीज़ की बात कर सकते हैं। देखिए, अगर रिजिड बॉडीज़ की हम बात करेंगे तो रिजिड बॉडीज़ में मासेस डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हैं, उसमें एक मास नहीं है, रादर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस हैं। तो जो भी आपके पास मास गिवन है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसका सेंटर ऑफ मास पता करना होगा। देखिए, मेथड वही है कि आप हर छोटे से छोटे मास की लोकेशन को लिखते हुए ऐड करते जाएंगे, यानी हर छोटे से छोटे मास की लोकेशन को ऐड करते जाएंगे, लोकेशन के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे, और फिर फाइनली आप मास के साथ उसे इंटीग्रेट करते हुए आर सेंटर ऑफ मास पता कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपको इस रॉड का सेंटर ऑफ मास पता करना है, और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास में क्या है कि जब आप इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनाएंगे, चलिए मैं यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ कि हमारे पास जो रॉड है उसको मैंने क्या माना कि ये मेरे पास रॉड है, और इस रॉड के जो मेरे पास मासेस हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस हैं। चलिए मैं उसमें मासेस लिखने शुरू करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बहुत से मासेस हैं। इनमें से एक छोटा सा मास मैंने dm उठा लिया और ये उसकी वैल्यू है। dm की वैल्यू पता करने के लिए मुझे मास डेंसिटी इंटू dx करने की ज़रूरत है। अब मास डेंसिटी ऑलरेडी मुझे पता है कि लैम्डा नॉट इंटू x इंटू dx के साथ लिखी गई है। मास पता करने के लिए मास पर यूनिट लेंथ लिखना होगा। यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ तो पता नहीं है, पर मास डेंसिटी पता है, तो मास डेंसिटी इंटू स्मॉल लेंथ, वहाँ से आपको छोटा मास मिल गया। अब इस छोटे मास का सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए आपने क्या किया बच्चों, आपने किया कि इसको dm छोटा मास है जो, उसकी वैल्यू यहाँ लिख दी लैम्डा नॉट x इंटू dx। चलिए मैं पहले ओरिजिनल जो फॉर्मूला है उसको लिख देता हूँ, dm इंटू r जो भी है डिवाइडेड बाई dm। अब ये इधर से x इक्वल टू 0 से कितने डिस्टेंस के ऊपर था, x डिस्टेंस के ऊपर था। तो आपने जो dm लिखा है लैम्डा नॉट इंटू x इंटू dx, वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो x डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है। और ये मास के लिए क्या लिखेंगे आप, मास के लिए लिखेंगे लैम्डा नॉट इंटू x इंटू dx। अब बेटा ये सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ से कहाँ तक हुई है, वो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक हुई है। तो 0 से l तक यहाँ पे भी, 0 से l तक यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन कर देनी चाहिए। चलिए इसमें से लैम्डा बार नॉट बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या रह गया बेटा x³/3 0 से l तक, और यहाँ नीचे भी लैम्डा नॉट बाहर आ गया, तो लैम्डा नॉट और लैम्डा नॉट तो कैंसिल हो गए, यहाँ रह गया x²/2, कहाँ से कहाँ तक बेटा 0 से लेके l तक। तो अगर इसको सॉल्व करके देखें तो ये l³/3 डिवाइडेड बाई l²/2, तो इसमें ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2l/3। यानी कि जो बिल्कुल शुरुआत वाला सिस्टम है x इक्वल टू 0 से, ये सेंटर ऑफ मास 2l/3 डिस्टेंस के ऊपर है। देखिए मिडल में नहीं है। अगर ये रॉड बिल्कुल सिमेट्रिक होती, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सब इवन मास डिस्ट्रीब्यूशन होता,
तो जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली एट द सेंटर ही आता। चलिए कुछ और फिगर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैंने आपको एक वायर दे दी, मैंने कहा लो भाई पकड़ो ये वायर। आपने कहा कि सर ये वायर तो आर्क शेप के अंदर है। जो वायर है हमारे पास क्योंकि वो आर्क शेप के अंदर है तो इस वायर का मुझे सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो सेंटर ऑफ मास मैंने कहा कि बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा और बाइसेक्टर के ऊपर उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कितना डिस्टेंस है, वो y डिस्टेंस है। ठीक, जो y की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 2r/θ साइन ऑफ θ/2। आप कहोगे वो कैसे? मतलब ये कि अगर हमारे पास एक आर्क शेप में ये आर्क हो गया आपके पास और यहां से हमारे पास डिस्टेंस आ गया क्या, y। ये बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है हमेशा और इतनी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अगर आप कहो कि सर हम ना इसको 90 डिग्री एंगल के ऊपर फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि 1/4 ऑफ सर्कल है तो एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो इस केस में बेटा ये बाइसेक्टर हो गया, इस बाइसेक्टर के ऊपर ये y डिस्टेंस के ऊपर है, या y डिस्टेंस के ऊपर लिख लीजिए। y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2r/θ की वैल्यू बेटा π/2 और साइन ऑफ π/2 तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 4r/π। इसी ढंग से आप नेक्स्ट वाला पार्ट देख सकते हैं। ठीक, सॉरी π/2 है साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन ऑफ 45 डिग्री का मतलब है भाई 4r/π 1/√2, तो ये आ गया 2√2r/π। ठीक है, तो ये y डिस्टेंस इतनी ओरिजिन से इतने डिस्टेंस के ऊपर है। सिमिलरली अगर मैं आपको ये डिस्टेंस पूछूं कि इतना कितना है तो ये आप क्या लिखोगे, y की वैल्यू इस केस में जब सेमी सर्कुलर वायर है तो वो आ गया आपके पास 2r/π साइन ऑफ π/2, जिसको आप लिख सकते हो 2r/π के बराबर। तो जब भी एक वायर होगी जो आर्क शेप में है, देखिए इसकी डेरिवेशन करने की आपको इस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। उससे आगे फर्दर अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन इसके साथ लिंक्ड है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं। इसी ढंग से आपके पास एक डिस्क शेप्ड या एक प्लेट है, क्वार्टर प्लेट हो सकती है, कोई भी आपका एक स्लाइस है, जैसे पिज्जा स्लाइस है उस टाइप की एक अरेंजमेंट है, उस टाइप की एक डिस्क का एक हिस्सा है छोटा सा जो कटा हुआ आपको नजर आ रहा है। उसके लिए जो y डिस्टेंस है जहां सेंटर ऑफ मास वर्टेक्स से फाइंड आउट किया जा सकता है बाइसेक्टर के ऊपर, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। अब आप कहोगे सर हम एक हाफ डिस्क की बात करें अगर तो उसके लिए y की वैल्यू कितनी हो सकती, तो फिर वही बात बेटा 4r/3 इंटू पाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल तो भैया 180 डिग्री पाई के बराबर है। साइन π/2 हो जाएगा, सॉरी साइन ऑफ π/2 हो जाएगा। π/2 का मतलब 90, तो ये कितना आ गया 4r/3 पाई के बराबर। इसी ढंग से अगर आपके पास हेमिस्फेरिकल बाउल है और ये अंदर से खोखला है, ये समझो हॉलो हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस के ऊपर होता है। मैंने पहले ही कहा कि मैं डेरिवेशंस नहीं करा रहा इस टाइम पे, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि बच्चों को डेरिवेशंस लिंक कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्जाम में। ये आप लिख लीजिए, ये y डिस्टेंस कितना होगा भाई सेंटर से, ये y डिस्टेंस की वैल्यू 3r/8 के बराबर है। आप इसको बेटा 2-3 बार लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे यहाँ सॉलिड कोन है अगर, तो वर्टेक्स से उसकी वैल्यू 3h/4 होती है, जबकि बेस से उसकी वैल्यू h/4 होती है।
अगर हॉलो कोन है तो वर्टेक्स से उसकी वैल्यू 2h/3 होती है, जबकि बेस से उसकी वैल्यू h/3 होती है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिजिड बॉडीज आ जाएं, अब हमारे पास एक रिजिड बॉडी नहीं है, मल्टीपल रिजिड बॉडीज हैं और उनका कॉम्बिनेशन बना के एक सिस्टम या टॉय बना हुआ है, और हमसे पूछा जाए कि भाई इस सिस्टम या टॉय की आप सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बताइए, तो उसको कैसे बताना है। देखिए हमें क्या करना होगा, हम ओरिजिनल जो रिजिड बॉडीज हैं उन सभी रिजिड बॉडीज का सबसे पहले इंडिविजुअल रिजिड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और फिर जो एक्सप्रेशन है सेंटर ऑफ मास में, इसमें मासेस को आप रिप्लेस कर देंगे या तो एरियाज के साथ या वॉल्यूम्स के साथ, और ये कोऑर्डिनेट होगा उस सिमेट्रिकल सेंटर का। R1, R2, R3, R4 क्या है, उसका सिमेट्रिकल सेंटर है, और वहाँ से आप R सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब आप इसको मासेस की जगह किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एरिया से। आप इसको A1 R1, A2 R2 एंड सो ऑन लिख सकते हैं, A1 प्लस A2। ये आपके पास एक गिवन सिस्टम है, मैं इसके ऊपर इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखिए इसका जो सिमेट्रिकल सेंटर है, अगर मैं देखूँ फाइंड आउट करके, तो मैं जब इसको क्रॉस करता हूँ तो मुझे समझ आता है कि इसका सिमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे है। तो मेरे पास दूसरे का सिमेट्रिकल सेंटर कहाँ है, इधर है। तो अगर ओरिजिन के हिसाब से देखें तो ओरिजिन के हिसाब से भैया इसको बनाया जा सकता है कुछ ऐसे कि ये 0 0 है, ठीक है बेटा। और जब पहला आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये 6 सेंटीमीटर था तो उसका आधा कितना हुआ बेटा, हाफ 3, और ये इधर को 2 था तो ये कितना हुआ 1, यानी और ये पहला जो एरिया है उसकी वैल्यू कितनी है, 6 × 2 कितना 12, यानी 12A1 इस लोकेशन के ऊपर प्लेस्ड है। और जो ये सेकंड एरिया है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और वो कितनी है, 4 × 2 8 है, और उसकी लोकेशन कहाँ पे है भाई, देखो 4 है यहाँ से, तो इधर से इधर तक कितना हो गया 2, और पहले से 2 एडेड था तो हमारे पास लोकेशन 4 बन गई। क्यों, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस भी तो 2 है, और इसके आगे भी डिस्टेंस कितना है 2, और डिस्टेंस y कितना हो गया, ये टोटल 2 था तो उसका हाफ कितना हो गया 1। तो हमें लोकेशन मिल गई पहले एरिया की भी और दूसरे एरिया की भी। अब अगर मुझे x सेंटर ऑफ मास पता करना है तो मैं क्या करूँगा, A1 x1 प्लस A2 x2, और डिवाइड कर दो इससे A1 प्लस A2 के साथ। बहुत बढ़िया। A1 की न्यूमेरिकल वैल्यू 12 है, और ओरिजिनल से जो उसकी लोकेशन है उसके सिमेट्रिक सेंटर की वो 1 है, जबकि A2 की न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है और उसकी सिमेट्रिक लोकेशन कहाँ पे है, 4 के ऊपर। अब इन दोनों को ऐड अप कर दीजिए, कितना आया बेटा, 12 प्लस 8, तो 12 प्लस 32/20, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 44/20, यानी ये आ गया 2.2, यानी ये 2 से ज़्यादा है। ये इससे जो ये वाली स्ट्रिप है इससे राइट की तरफ लाई करता है। इसी ढंग से मेरे पास y सेंटर ऑफ मास के लिए जब फाइंड आउट करने की बारी आएगी तो आप कहोगे A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो भाई। तो A1 कितना है, मैंने पहले ही बताया कि 12 है, और y1 कितना है भाई, y1 है 3, A2 की वैल्यू 8 है, और y1 की वैल्यू 1 है। अगर आप इसको देखो तो 20 से फिर से डिवाइड कर दोगे, 12 3 36, 36 प्लस 8 कितना आया भैया, ये भी 44 ही आता है, 44/20, यानी ये कितना आया 2.2। यानी कि जो लोकेशन है वो इधर से भी 2.2 है और इधर से भी 2.2 है, तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। और आप देखिए सेंटर ऑफ मास है जो सिस्टम से बाहर चला गया है। इसका मतलब ये क्लियर है कि रिजिड बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन में ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडीज जहाँ जहाँ तक फैली हुई हैं, जहाँ जहाँ तक उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी रीजन के अंदर ही लाई करे। कई बार वो उस रीजन से बाहर भी हो सकता है, जिसकी सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल आपके सामने दी गई है।
आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एक स्क्वायर प्लेट है, देखिए, ठीक है, और उस स्क्वायर प्लेट के साथ आपको एक डिस्क दी गई है, जिन दोनों का मास नहीं गिवन है, पर मैं मान लेता हूं कि दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है और सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी है इनकी। अगर बेटा देखो डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी तो मासेस अलग अलग हो जाएंगे, पर यहाँ पे क्योंकि मैंने सेम मटेरियल माना है, डेंसिटी सेम मानी है, तो इनके मासेस इस एरिया के प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि जो एक्स सेंटर ऑफ मास है उसकी वैल्यू A1x1 प्लस A2x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 से लिख सकते हो। अब आप कहोगे सर A1 कितना है? देखिए जो आपके पास स्क्वायर प्लेट है उसका एरिया हमें साफ नज़र आ रहा है कि 2A जो साइड है उसका स्क्वायर, और उसकी लोकेशन भी साफ नज़र आ रही है कि भाई ये लोकेशन A के ऊपर है, ये लोकेशन 3A के ऊपर है। तो 2A स्क्वायर कहाँ पे लिंक्ड है A के साथ, जबकि जो आपके पास पाई इंटू A स्क्वायर है वो कहाँ लिंक्ड है, वो 3A के साथ लिंक्ड है। उसके साथ आप लिख सकते हो 2A का होल स्क्वायर प्लस पाई A स्क्वायर, ऐसे आपने नेट एरिया से उसे डिवाइड कर दिया और यहाँ से जो भी आपका आंसर आता है वो हमारा आंसर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, जिसमें मुझे लगता है कि ये 2A प्लस 3 पाई A आ गया और यहाँ पे आ गया मेरे पास 2 प्लस पाई, मैंने A स्क्वायर के साथ ऊपर से कैंसिल कर दिया। तो इसी ढंग से आप वाई सेंटर ऑफ मास भी इसका लोकेट कर सकते हो। तो वो कितना आएगा बेटा, A1/1 प्लस A2/2। मैं इसको नहीं फाइंड आउट करके दे रहा, आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही आसान है, जिसमें आप एरिया को लिखोगे फिर से 2A स्क्वायर इंटू A प्लस पाई A स्क्वायर इंटू A डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर प्लस पाई A स्क्वायर, जिससे ये सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, A आ गया। यानी ये इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा और जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आपको दे दी गई है। सिमिलरली आगे आपको एक और क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया कि हमारे पास 2 रॉड्स हैं, इन 2 रॉड्स को आप 2 मासेस की तरह बच्चों ट्रीट कर सकते हो। देखिए एक मास आपको इस पूरी रॉड में इसके सिमेट्रिकल सेंटर पे नज़र आएगा M1, जो इधर से अगर मैं मान लूँ कि ये लेंथ L है मेरे पास जो 8 मीटर्स की है, तो ये आपको ओरिजिन से कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये 4 मीटर्स के ऊपर नज़र आ रहा है इधर से M1, जिसकी वैल्यू कितनी है 4 kg की। और दूसरा जो मास है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जो इधर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 3 मीटर्स के ऊपर है, और ये कितने का है, 6 kg का। तो अगर मैं देखूँ तो आपको 8 kg और 6 kg 2 मासेस नज़र आए, जिनकी रिस्पेक्टिव लोकेशंस भी आपको पता है। ये 4 kg का है और ये यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करके बताओ, तो मैं बता दूं कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों की लाइन को ज्वाइन करते हुए ही गिवन होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जा सकते हैं भाई, इसके कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं 0, 4 और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं 3, 0। तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि जो एक्स सेंटर ऑफ मास है वो है 4 × 0 प्लस 6 × 3 डिवाइडेड बाई 4 + 6 है। इसी ढंग से जो वाई सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास कितना है, वाई सेंटर ऑफ मास है जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास 4 × 4 प्लस 6 × 0। ये आ गया 4 + 6। तो इस ढंग से बच्चों आप आसानी से जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लोकेशंस वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो। जितना मैंने अभी तक कराया, देखिए 7-8 पेज हो गए हैं, इनका एक बार पॉज करके दोबारा से देखिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपको कि आपके पास एक हाफ डिस्क है। हाफ डिस्क में याद करो मैंने क्या बताया था कि डिस्क वाले केस में
जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे लोकेटेड है। इसके लिए आप x1 y1 कर लेंगे, ठीक है। इसका जो एरिया है बच्चों a1 की वैल्यू वो आपको हाफ ऑफ पाई ए स्क्वायर लिखना होगा। ये दूसरा वाला केस, इसमें आपको x2 y2 यहाँ पे, और इसका एरिया है जो वो ए स्क्वायर के साथ लिख सकते हो आप, ठीक है। मैंने ये माना है, चाहे इसको 2a का होल स्क्वायर कह लीजिए, अगर आप इस साइड को पूरे को 2a मान रहे हो और इस साइड को आप a मान रहे हो। अब इसमें यहीं से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है कि आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस किस ढंग से बनाते हो। अगर आप इसको 0 0 मान लोगे बच्चों, तो आपके पास ये वाला साइड इधर को ये पॉजिटिव नज़र आएगी और इधर वाली साइड को आप नेगेटिव साइड से शुरू करोगे, ठीक है। जबकि जो सेंटर है वो एग्जैक्टली सेम जगह पे ही आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 0 0 मानते हो तो आपके पास x हमेशा ही 0 आने वाला है इस केस में, और इस केस में जो y है वो माइनस a के ऊपर आएगा, जबकि यहाँ पे जो x है वो तो 0 आ गया, पर y है जो, क्योंकि डिस्क की बात कही थी मैंने, आपको याद है बताया था 4r/3 पाई के ऊपर है। तो यहाँ से दोनों लोकेशंस भी आ गई, एरियाज भी आ गए, और आप आगे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे केसेस गिवन होते हैं जहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल फिगर में से कुछ सेगमेंट्स को कट आउट कर दिया जाता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि पहले आपके पास एक ओरिजिनल फिगर थी, उस फिगर का आपको सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, जिसको हम 0 0 पे मान लेंगे। मतलब जो ओरिजिनल फिगर का सेंटर ऑफ मास है हम उसे जनरली 0 0 पे मान लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, r ओरिजिनल मिल जाएगा। मास ओरिजिनल या एरिया ओरिजिनल हमें पहले से पता होगा। अब इसमें से जितने भी हिस्से कट आउट किए गए हैं उनकी जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस है वो मार्क की जाएगी। जैसे पहला कट आउट हिस्सा है तो इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करेगा। उनके कोऑर्डिनेट्स विद रेफरेंस टू ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास आप डिफाइन कर दोगे, और फिर आप इस फॉर्मूला में पुट करके आंसर बता सकते हो। अभी हम इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहले मैंने जैसे कहा कि एक बार ब्रेक लेके इससे पहले वाले सारे हिस्से को एक बार रिपीट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, जो हम यहाँ पे बात कह रहे हैं ना, उसको एक एग्जांपल के साथ सेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हमने ये बात कही है कि एक सिस्टम के अंदर जब हम कोई हिस्सा काट देंगे, देखिए अगर सिस्टम ओरिजिनल ये वाला था तो मैंने कहा कि इसका सेंटर को हम 0 0 मान लेना है, ठीक है। और जो भी आपके पास जैसे यहाँ पे डिस्क है एक, तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। ये x कट y कट मान लेना है इसको, और इसके एरिया को AC मान लेना है, ये ओरिजिनल एरिया को A0 मान लेना है। तो उसके हिसाब से आप ये फॉर्मूला लगा के x सेंटर ऑफ मास जो और y सेंटर ऑफ मास है जो रिमेनिंग पोर्शन का, वो फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ। ये आपके पास एक एग्जांपल दी गई है जिसमें मैंने माना कि हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस शुरू में क्या था, r था। यानी आपने क्या कहा कि ये जो ओरिजिनल डिस्क है उसको मैं यहाँ पे ऐसे मान सकता हूँ, और इसका जो लोकेशन है सेंटर ऑफ मास का वो 0 0 के ऊपर है, और इसका जो एरिया है वो A0 है जो पाई r स्क्वायर के ऊपर है। तो पाई r स्क्वायर एरिया आ गया। ओरिजिनली उसका सेंटर ऑफ मास x ओरिजिनल y ओरिजिनल दोनों हमें मिल गए, x ओरिजिनल y ओरिजिनल दोनों मिल गए। अब इसमें से पोर्शन में से कट किया गया है, क्या माइनस किया गया है वो दिखा देते हैं यहाँ। इस पोर्शन में से बेटा इधर इस डिस्क को कट कर दिया गया। अगर मैं देखूं तो ये डिस्क ऐसे ही लगी हुई, इस डिस्क का जो सेंटर है वो यहाँ पे है जो r/2 डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम द ओरिजिन। यानी इसका जो x कट y कट है वो भी मुझे मिल गया, और जो इसका एरिया कट है वो कितना है, पाई r/2 का होल स्क्वायर, जिसको मैं पाई r स्क्वायर बाई 4 कह सकता हूँ। तो इस केस में जो x रिमेनिंग आएगा मेरे पास, देखिए y रिमेनिंग तो क्योंकि दोनों ही जगह 0 0 है तो वो तो 0 ही रहने वाला है। x रिमेनिंग है जो वो a ओरिजिनल x ओरिजिनल माइनस उसमें से समेशन a कट y x कट
और यहाँ पे भी क्या, ए नॉट माइनस ए सी। आपको ये कैसे आएगा, देखो ए नॉट कितना है, ए नॉट है पाई आर स्क्वेयर, एक्स ओरिजिनल कितना है, 0 है, कट आउट पोर्शन कितना है, पाई आर स्क्वेयर बाई 4, उसकी वैल्यू कितनी है, आर बाई 2, और यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वेयर में से माइनस कर दिया पाई आर स्क्वेयर बाई 4, तो ये कितना रह गया, 3 पाई आर स्क्वेयर बाई 4 रह गया नीचे, 3/4 ऑफ पाई आर स्क्वेयर। ठीक है बेटा, और ऊपर कितना रह गया, ऊपर रह गया भैया माइनस ऑफ पाई आर स्क्वेयर बाई 8 इंटू आर। तो देखिए अब पाई आर स्क्वेयर दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ये आपके पास बच गया माइनस आर बाई 8 इंटू 3 इंटू ऊपर जाके 4, यानी कितना आ गया, माइनस आर बाई 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास x रिमेनिंग y रिमेनिंग है वो आसानी से पता लग जाता है। x रिमेनिंग y रिमेनिंग कितना आ गया, वो आ गया माइनस आर बाई 6 इंटू 0। ये है लोकेशन, फाइनल लोकेशन इस रिमेनिंग फिगर के सेंटर ऑफ मास की। सिमिलरली आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, तो इसमें मैं इधर एक फिगर बना के आपको दे देता हूँ, आप खुद करोगे ये क्वेश्चन कि ये जो ओरिजिनल फिगर है इसमें यहाँ आप ओरिजिन मान लीजिए, ओरिजिन तो मैं अपनी चॉइस से मान सकता हूँ ना बेटा। तो ये जो आपके पास ओरिजिनल x नॉट y नॉट है वो कितना बन गया, देखिए x नॉट माइनस में आके बना, अगर ये डिस्टेंस 2a था तो ये बन गया माइनस a और ये 0। ठीक हो गया बच्चों। अब इसमें से जो डिस्क आपने काटी है वो कि ये वाले हिस्से की काटी है, आपको याद है कि ये वाला डिस्टेंस इधर होता है सेंटर ऑफ मास और वो कितना होता है 2r बाई पाई, जिसको हम कह सकते हैं 2a बाई पाई। तो ये भी आ गया आपके पास, ये भी किस डायरेक्शन में है, माइनस डायरेक्शन में है, तो आप इसको क्या कहोगे कि x कट है जो वो माइनस 2a बाई पाई है और y कट तो हमें कितना कह दिया गया 0। तो आपने बेटा x कट y कट देख लिया, आपको ओरिजिनल एरिया है जो वो पता लग गया, कितना है वो है 2a इंटू 4a यानी 8a स्क्वेयर, और यहाँ पे जो आपके पास एरिया कट आउट होके आने वाला है वो कितना है पाई a स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, तो आप इन दोनों को दोबारा से इसमें पुट करके फॉर्मूला में आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं उन केसेस की जहाँ पे बॉडीज मूव कर रही हैं और हमें सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट को लेके ट्रैक करना है। देखिए अगर बाहर से फोर्स लग रही है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि सारे केसेस में मूवमेंट कराने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना पड़ा है। एक्सटर्नल फोर्स बच्चों अप्लाइड है, तो सेंटर ऑफ मास जो कि ओरिजिनली हमने ऐसे लिखा था m1r1 m2r2, ये उसकी लोकेशन थी सेंटर ऑफ मास की ओरिजिनल। इस ओरिजिनल लोकेशन पे जो भी सेंटर ऑफ मास है बच्चों, अगर मैं मान लूँ कि वो मूव कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ सकता है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो m1v1 m2v2 डिवाइडेड बाई m1 एंड mn ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आप इसी एक्सप्रेशन को एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो तो आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1v1 की डिफरेंशिएशन से क्या आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन, m2 a2 एंड सो ऑन। यानी इंडिविजुअल मासेस की एक्सेलरेशंस पता हो तो हम आसानी से सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड कर सकते हो नेट मास से, यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इंडिविजुअल वेलोसिटीज पता हो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला जा सकता है, इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस पता हो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला जा सकता है, और जो नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर लगने वाली है वो लगने वाली है मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई dv सेंटर ऑफ मास ओवर dt।
देखिए ये किसके लिए है, सिस्टम के ऊपर लगने वाली कौन सी फोर्स के लिए लिखा जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के लिए लिखा जा रहा है। ध्यान रखो कि बच्चों अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगी तो मास ऑफ द सिस्टम तो जीरो होगा नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। उस केस में हम मान सकते हैं कि या तो सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट के ऊपर है और फाइनली भी रेस्ट के ऊपर है, या हम ये मान सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन से एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए थोड़ा समझते हैं इन चीज़ों को। हमारे पास यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं। इन गिवन केस मैं कह देता हूँ कि ये सारा का सारा क्या है, अंडर एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों, ठीक है। आप इसको अंडर एक्सटर्नल फोर्स मान लेते हैं हम कि ये अंडर एक्सटर्नल फोर्स चल रहा है सारा का सारा सिस्टम। तो आप इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए सॉल्व कैसे करना है करके दिखाते हैं। V जो सेंटर ऑफ मास है m1 v1 प्लस m2 v2 के साथ लिखी जाएगी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वेक्टर साइंस का ध्यान रखना है, पहला मास 1 kg का है बेटा 5i हेड के साथ लिखा जाएगा, दूसरा मास 2 kg का है -3i हेड के साथ लिखा जाएगा, और आप नेट मास से डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस 2, यानी कि ओवरऑल कितना बन गया 5i माइनस 6i डिवाइडेड बाई 3, यानी कि बेटा -i/3, यानी कि -1/3 i हेड के साथ हम इसको लिख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है, अगर ये वेलोसिटीज ऐसे हैं तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू करेगा, यानी जिधर को हैवियर मास आ रहा है एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। चलिए एक इसमें बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ ही कौन सी डायरेक्शन में हुआ था, एक्स डायरेक्शन में हुआ था। पर अगर मैं इस नेक्स्ट सवाल की बात करूं तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक्स वाई दोनों एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा वो v2 का जो x कंपोनेंट है वो 5 है, v2 का जो y कंपोनेंट है वो कितना है, वो भी 5 है। इसी ढंग से 37 डिग्री जब आप बना लोगे तो v3 का जो x कंपोनेंट है, देखिए 10 का 37 के साथ आप कह सकते हो कि 10 cos ऑफ 37 आएगा, तो ये कितना आ गया 8 आ गया, और यहाँ पे v3 का जो y कंपोनेंट है 10 sin ऑफ 37 है, जो कितना आ गया 10 इंटू 3/5 है, जो कितना आ गया 6 आ गया। तो आपको vx vy सबके पता लग गए। यहाँ पे v1 का जो x कंपोनेंट है वो 0 है, और ये v1 का जो y कंपोनेंट है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो x कंपोनेंट है, अगर मुझे उसको देखना हो तो m1 v1x करूँगा मैं, m2 v2 का x कंपोनेंट और m3 v3 का x कंपोनेंट, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये बन जाएगा। अब देखिए जो फर्स्ट वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो तो है 0, तो आप क्या कह सकते हो 0 प्लस सेकेंड मास कौन सा है 2 kg का मास है, और उसकी वेलोसिटी है जो एक्स डायरेक्शन में वो कितनी है 5। तीसरा मास बेटा आपके पास 1 kg का है और उसकी वेलोसिटी राइट हैंड साइड पे कितनी है 8। अब आप तीनों मासेस को ऐड अप कर दीजिए, कितना कितना मास है 1 प्लस 2 प्लस 1, तो हमारे पास आ क्या गया 2 5 8 2 5 10 10 प्लस 8 18/4 आ गया आपके पास वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की एक्स डायरेक्शन में। इसी ढंग से वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की हम वाई डायरेक्शन में भी पता कर सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना होगा m1 v1 बाई m2 v2 का y एंड m3 v3 का y, डिवाइड कर दो इसको बेटा नेट मास ऑफ द सिस्टम से, और आसानी से इसको कवर अप किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला मास कौन सा है भाई 1 है, y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है 4 है, दूसरा मास कितना है 5 है, y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है, सॉरी दूसरा मास है आपके पास 2 और वेलोसिटी है 5, और तीसरा मास है आपके पास 1 kg
और वेलोसिटी है उसकी -6। अब गौर कीजिए मैंने माइनस लिखा है क्योंकि वो माइनस डायरेक्शन में है, ये ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, ठीक है। अप डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव, और डाउन डायरेक्शन को क्या माना है, नेगेटिव, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो आप इसमें भी तीनों मैसेज को ऐड कर दोगे तो ये 4 बन जाएगा। देखिए 4 और 10 14 में से 6 क्या रह गया, 8/4 आ गया, तो ये 2 आ गया। यानी अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी हो भाई सेंटर ऑफ मास की, तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ बेटा, वो कितनी आएगी, 18/4 आ गया, यानी कि 4.5 I हैट प्लस 2 J हैट। तो ये है वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जो इस फिगर के अंदर आ रहा है। पर ध्यान रखना ये सारे केसेस तब वैलिड हैं, ये रिलेशन सिर्फ तब वैलिड है जब फोर्सेस एक्सटर्नल होती हैं। अगर फोर्सेस एक्सटर्नल नहीं हैं तो भाई ये रिलेशन आप नहीं लगा सकते। तो फिर कौन सा रिलेशन लगाएंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम गिवन है कि दो मासेस हैं m और 2m, और इस सिंपल पुली केस में ये मास नीचे को आता हुआ नज़र आता है मुझे A2, और ये मास A1 एक्सेलरेशन से ऊपर को जाता हुआ नज़र आता है। वैसे मुझे पता है कि A1 और A2 दोनों बराबर हैं, और वो कितना है बेटा, m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, यही है। अब अगर मैं सिंपल पुली केस की ही बात करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे जब पता करना होता है तो मैं क्या लिखता हूं, m2a2 प्लस m1a1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। देखिए a2 और a1 दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये आ गया मेरे पास m2a माइनस m1a ओवर m2 प्लस m1 इंटू एज इट इज, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर m2 माइनस m1 यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों, और m2 प्लस m1 भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम a से, जो ऑलरेडी कितना है m2 माइनस m1 ओवर m2 प्लस m1 इंटू जी। देखिए यहाँ पे मैंने a को कॉमन ले लिया है और a की वैल्यू मैंने लिख दी, तो ये आपके पास बन क्या गया, ये बन गया m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर इंटू जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। और अगर मुझे इस केस में जो कि गिवन केस है उसके लिए फाइंड आउट करना हो तो 2m माइनस m ओवर 2m प्लस m का होल स्क्वायर इंटू जी लिखना चाहिए, यानी कि ये 1/3 का होल स्क्वायर इंटू जी लिखना चाहिए, यानी कि ये g/9 लिखना चाहिए। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ये आ गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। और अगर मैं सेकंड का सॉल्यूशन देखूं तो इसमें मुझे नज़र आता है कि एक मास इधर को आ रहा है जिसकी वैल्यू है g साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो √3/2 g है। ये आपके पास पहले की एक्सेलरेशन है, ठीक है। और अगर मैं दूसरे की एक्सेलरेशन देखूं तो वो इधर को है, ये A2 की वैल्यू है मेरे पास g साइन ऑफ 30 डिग्री, जो कितना है g/2 है। अगर आप गौर कीजिए तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एक एंगल है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो दोनों ही मासेस सेम हैं, m1a1 प्लस m कॉमन आ गया m2a2, चलिए मैं सारा लिख देता हूँ, ma1 प्लस ma2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। यही है बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर देखें तो इस एक्सेलरेशन को पता करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है कि भाई ये आ गया मेरे पास m तो कॉमन आ गया, हाफ ऑफ a1 प्लस a2 के साथ लिख सकते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मुझे यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस ऑफ 90, जिससे कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस बच्चों a2 स्क्वायर, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप चाहो तो यहाँ से पुट कर सकते हो कि ये बन गई कितनी, हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ √3/2g इसका होल स्क्वायर प्लस g/2 का
होल स्क्वायर। अब इसमें से g/2 बाहर निकाल लीजिए, √3 + 1 वो डबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पता लग जाएगी कि वो कितनी आती है। आप यहाँ पे ले जाइए इसको, मैं इधर ले जाता हूँ। तो g से g/2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया, √3 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से 2 भी बाहर आ गया, g/2 है ना, तो मैंने g/2 का पूरी तरह से ही बाहर निकाल लिया उसको, √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 3² + 1 4 आ गया, 4 का 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना रह गया बेटा, g/2 रह गया, ठीक। तो इस ढंग से आप लोग चाहो तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है। आप इसमें ये क्वेश्चन जैसे ट्राई कर सकते हो, एक जो मैंने पिछली बार दिया कि आपके पास यहाँ पे जो A1 है और A2 है, ये अगर स्मूथ सरफेस है तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों की वैल्यू m/m + m × g आ गया, यानी कि ये कितना है, g/2 है। तो g/2 इधर को भी एक g/2 है और एक इधर को भी g/2 है। ये A1 है और ये A2 है। तो m × A1 + m × A2, ये आपके पास बनेगा एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का, जिसको आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। खैर एनीवे ये मैंने इधर क्वेश्चन लिख दिया है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। दोनों के लिए ही फिर से वो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ½ ऑफ √A² + A², क्योंकि दोनों ही a के बराबर हैं, ठीक है बेटा। और ये कितना आ जाएगा, ½ ऑफ √2a, यानी कि 1/√2 ऑफ a की वैल्यू कितनी है, g/2 है। तो ये आपके पास आंसर बन गया उस पर्टिकुलर केस का। यहाँ पे आपके पास एक और सवाल है जहाँ पे हमने कहा है कि 2 मासेस, एक ऊपर से नीचे को फेंका गया और एक नीचे से ऊपर को फेंका गया, दोनों की ओरिजिनल लोकेशंस गिवन है। तो इसलिए जो आपके पास ओरिजिनल लोकेशन है सेंटर ऑफ मास की, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। y सेंटर ऑफ मास, तो आप क्या कहोगे, m1 y1 + m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। बहुत बढ़िया जी। m की वैल्यू कितनी है, पहले वाले केस में 2 kg है, ओरिजिन पे ही है पार्टिकल, नीचे बिल्कुल इसको 0 0 मान लेंगे, ठीक है, और इसको 0 100 मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, 0 100 मान लेते हैं। दूसरा वाला पार्टिकल कितने kg का है भाई, 1 kg का है। 1 kg के साथ कहाँ पे रखा गया है, 100 के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पे आ गया 2 + 1, यानी ये कितना आ गया, 100/3 मीटर्स के ऊपर है डिस्टेंस, यानी लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई 0 डिवाइडेड बाई 100/3। ये है ओरिजिनल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टाइम 0 के ऊपर। अब मुझे सेकंड पार्ट पता करना है, जिसमें मैं पता करना चाहता हूँ कि भैया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है। देखिए जो पहला पार्टिकल है वो भी g एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड्स है, और दूसरा पार्टिकल है जो, वो भी g एक्सेलरेशन से ही डाउनवर्ड्स है। तो m1 + m2 कर दीजिए, तो ये किसके बराबर आ गया, g डाउन आ गया, और कितनी एक्सेलरेशन आ गई, 10 मीटर/सेकंड² की। बहुत बढ़िया। हम चल लेते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में वेलोसिटी ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास की पूछी गई है। ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास देखिए अंडर द एक्सटर्नल फोर्सेस का केस है। तो m1 u1 + m2 u2 ओवर m1 + m2, यहाँ से पता करना होगा हमें। तो पहला मास है जो, जिसको हम फर्स्ट मास कह रहे हैं, वो हमारे पास 2 kg का है और उसकी वेलोसिटी ऊपर को है 40, और दूसरा मास 1 kg का है, उसकी वेलोसिटी क्योंकि नीचे को है तो मैंने इसलिए उसे नेगेटिव साइन के साथ लिखा है। यहाँ पे फिर 2 + 1, तो 80 में से 30 गया तो 50/3 मीटर/सेकंड कौन सी डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में आ गई। ये कौन सी डायरेक्शन में थी, ध्यान रखना, डाउन डायरेक्शन में थी। अब वेलोसिटी आपको पता करनी है सेंटर ऑफ मास की, तो आप कहोगे कि v सेंटर ऑफ मास की वैल्यू u सेंटर ऑफ मास प्लस
ए सेंटर ऑफ मास इंटू टी। आप कहोगे ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसी है, कांस्टेंट है। तो सेंटर ऑफ मास अगर मूव करेगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से करेगा, इसलिए ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे आपको पुट करना होगा। इनिशियली जो यू सेंटर ऑफ मास है वो 50/3 है अपवर्ड्स डायरेक्शन में। अब इसमें से माइनस कर दीजिए आप क्या, 10 इंटू टाइम कितना लिखा गया है 1। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी रह गई, 20/3 मीटर्स पर सेकेंड रह गई। किस डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में। एक लास्ट केस बन गया आपके पास कि आपको लोकेशन पता करनी है सेंटर ऑफ मास की। तो मैं कह देता हूँ y जो गया है यू वाई सेंटर ऑफ मास इंटू टी प्लस हाफ ए वाई सेंटर ऑफ मास इंटू टी का होल स्क्वायर। देखिए बेटा यू वाई सेंटर ऑफ मास, ओरिजिनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी है, 50/3 है इंटू 1 है, माइनस किया इसमें से हाफ इंटू 10, और t की वैल्यू कितनी है भैया, वो भी 1 का होल स्क्वायर है। तो पार्टिकल जो भी अपनी ओरिजिनल उसकी वैल्यू थी सेंटर ऑफ मास की, उससे इतना शिफ्ट कर गया। ठीक है, शिफ्ट कितना किया, देखिए ये आपके पास 5 लिख सकते हो आप इसे। तो ये आपके पास आ गया 35/5 से 15, हाँ 35/3, या ऊपर को चला गया। तो देयरफॉर जो फाइनल लोकेशन है ऑफ सेंटर ऑफ मास वो आ गया 100/3 प्लस 35/3, ये कितना आ गया 135/3। यहाँ पे है y सेंटर ऑफ मास आफ्टर 1 सेकेंड। तो चलिए एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, फिर हम इससे नेक्स्ट वाला केस है जो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब डिस्कस करते हैं बच्चों वो केस जहाँ पे हमें पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सारा का सारा खेल किसका है, इंटरनल फोर्सेस का है। देखिए अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं करेगी तो मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं ये तो नॉन ज़ीरो है भाई, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन को आप कैसे लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट होने से मेरा मतलब क्या है, कांस्टेंट होने से मेरा मतलब है कि अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट है तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। अगर ओरिजिनली सेंटर ऑफ मास पे है, रेस्ट पे है, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास पे वो रेस्ट पे ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास है जो वो रेस्ट पे ही रहेगा। इसकी कई एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये ध्यान रखना जहाँ पे भी आपको ये वर्ड्स आ जाएं, म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है ना, या बर्स्टिंग, या इंटरनल फोर्स, उन सब जगह पे ये रिजल्ट्स हैं जो वो वैलिड रहते हैं। ठीक है बेटा, तो इंटरनल फोर्स जहाँ पे आ जाए, म्यूचुअल अट्रैक्शन जहाँ पे आ जाए, यहाँ बर्स्टिंग ऑफ बॉम्ब वाला केस आ जाए, ऐसे सब जगह पे सेंटर ऑफ मास रिमेन एट रेस्ट। आप ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास रिमेन रहता है एट रेस्ट। इवन जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हुए नजर आएंगे। जैसे इसकी सबसे इजी एग्जांपल मैं यहाँ पे पिक करता हूँ कि मेरे पास 1 kg और 2 kg का एक ब्लॉक सिस्टम है, जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। सिस्टम को टाइम 0 के ऊपर रिलीज कर दिया तो अट्रैक्शन की वजह से दोनों आपस में मूव करेंगे। ठीक है, तो रिलीज कर दिया आपने। अब देखिए इसकी ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास की क्या लोकेशन है, वो आप एक्स सेंटर ऑफ मास से निकाल सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, 1 × 0 कर दिया आपने, 2 × देखिए 10 कर दिया, और यहाँ पे 1 + 2 कर दिया, तो आपके पास 20/3 मीटर्स के ऊपर फ्रॉम फर्स्ट मास ये सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है। अब अगर मैं कहूँ कि इसकी क्या कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, बिकॉज
नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो ओरिजिनल पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की वही फाइनल पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन है तो फाइनल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर है एट कहाँ पे बेटा, ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर। तो फाइनल लोकेशन और ओरिजिनल लोकेशन सेंटर ऑफ मास की बराबर है। मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई एक्सेलरेशन कितनी है, ये पार्टिकल्स अगर मूव कर गए हैं तो फाइनल पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, अरे कहीं नहीं जाएगा। और ये जो कोलिजन है ना, ऐसे केसेस में जितने भी ऐसे केसेस होते हैं, कोलिजन होता है एट सेंटर ऑफ मास। तो तीन चीज़ें आपने इसमें समझी कि जब भी म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के बीच में तो उनका कोलिजन हमेशा सेंटर ऑफ मास पे होगा। सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिनली रेस्ट के ऊपर है तो फाइनली भी रेस्ट के ऊपर रहेगा, वो किसी भी हैवियर फ्रैगमेंट के आसपास नहीं चला जाएगा। जैसे कि आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बॉम्ब है, ये जो बॉम्ब है ये बर्स्ट कर गया इनटू फ्रैगमेंट्स, इसकी कई फ्रैगमेंट्स बन गई। चलिए मैं सिर्फ दो ही बनाता हूँ, एक M1 है और एक कैपिटल M है। ये फ्रैगमेंट अगर लेफ्ट की तरफ जाएगी तो ये फ्रैगमेंट राइट की तरफ जाएगी, जबकि जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि ये बॉम्ब रेस्ट के ऊपर था तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट के ऊपर ही रहेगा। फाइनली जो सेंटर ऑफ मास है रिमेन एट रेस्ट। बहुत बढ़िया, तो ये कहानी भी हमारी समझ आ गई। पर ये केस उस केस पे वैलिड नहीं है जहाँ पे एक बॉम्ब चलता हुआ हो। जैसे एक दिवाली रॉकेट है बेटा, ये बॉम्ब है, सपोज करो उसके फ्रैगमेंट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जानी शुरू होगी। उस केस में सेंटर ऑफ मास फॉलो करता है किसको, ट्रैजेक्टरी को। मेरे कहने का मतलब उसकी जो स्पीड है वो उस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, अगर वो अंडर ग्रेविटी है तो उसकी वेलोसिटी चेंज जरूर होगी, पर वो ट्रैजेक्टरी को ही फॉलो करते हुए जाएगा। देखिए इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि अगर बाई चांस आप मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, ये मैंने मान लिया कि एक प्रोजेक्टाइल मैं मान लेता हूँ। ये प्रोजेक्टाइल क्या करता है बच्चों, यहाँ से आपने थ्रो किया इसको, ठीक है, आपने ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और वो प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाके मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर गया। उनमें से एक फ्रैगमेंट है जो वन पार्ट, वो सीधा वर्टिकली डाउन आना शुरू हो गई, ठीक है, और एक फ्रैगमेंट है जो वो इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक। तो आपको क्या लगता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, इस साइड पे या उस साइड पे? तो आंसर ये है कि ना तो सेंटर ऑफ मास पहली फ्रैगमेंट की तरफ जाएगा, सेंटर ऑफ मास अपनी जो सेंटर ऑफ मास है अपनी लोकेशन को फॉलो करने की कोशिश करेगा, इस पार्ट को फॉलो करने की कोशिश करेगा। आपको के साथ थोड़ा जस्टिफाई भी कर दो कि कैसे हो रहा है ये। देखिए उसकी एक लोकेशन यहाँ आ जाएगी तो दूसरे वाले फ्रैगमेंट की यहाँ लोकेशन हो जाएगी, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ रह जाएगा। जैसे यहाँ पे जब दोनों फ्रैगमेंट्स हैं तो सेंटर ऑफ मास इधर, जब ये इधर आ जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास, ये फ्रैगमेंट कोई यहाँ पे आ जाएगी और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास है जो वो ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए जा रहा है। ये तब तक कैसा रहेगा जब तक कि ये हवा में है दोनों मासेस, पर जैसे ही ये फर्स्ट पार्ट स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, तो आप गौर करना कि जो सेंटर ऑफ मास है अब ये राइट की तरफ मूव कर जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मूव कर जाएगा इस जगह से इधर को, क्योंकि ये फाइनली फ्रैगमेंट भी इधर को आके गिरेगी। तो सेंटर ऑफ मास अपनी जो ट्रैजेक्टरी है वो तब तक ही फॉलो करता है जब तक कि सारे मासेस हवा में हैं। अगर हवा में नहीं है, एक ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया, तो सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उन केसेस की जहां पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई या सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की जीरो हो गई है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो गई है। अगर मैं कहूं कि इफ ओरिजिनली ऑल पार्टिकल्स एट रेस्ट,
तो मैं कह सकता हूँ v सेंटर ऑफ मास कितनी थी, 0 है। अगर वो इनिशियली ज़ीरो है तो बच्चों वो तो फाइनली भी 0 होगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में लिख रहा था, कौन सी इक्वेशन से, m1v1 m2v2, दो पार्टिकल सिस्टम की ही चलो बात कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। देखिए डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, तो न्यूमिनेटर ही 0 होगा। इसका मतलब m1v1 की वैल्यू माइनस m2v2 के बराबर है। अगर आप इस लॉ को देखो तो ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाला लॉ है कि अगर ओरिजिनली सेंटर ऑफ मास रेस्ट के ऊपर है और एक फ्रेगमेंट राइट की तरफ मूव करता है तो दूसरा फ्रेगमेंट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व भी तो करना है। तो ये बर्स्टिंग वाला एग्जांपल है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अगर मैं इसको एक बार इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास ये भी तो आ सकता है, x1 जो एक डायरेक्शन में गया, m2 x2 जो दूसरी डायरेक्शन में गया। यानी अगर मैं मान लूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, कुछ पार्ट राइट की तरफ मूव कर जाएगा सिस्टम का, तो उतने ही कैपेसिटी में दूसरा पार्ट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम्स हैं, अगर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम्स हैं बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ मासेस मूव राइट, डिस्टेंसेस मूव राइट, समेशन ऑफ मासेस मूव लेफ्ट इनटू डिस्टेंसेस मूव लेफ्ट। आप कहोगे इसकी एग्जांपल दे दो, तो इसकी एग्जांपल में सबसे पहली एग्जांपल जो ये कह लो कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास एक बोट है जिसके ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है। ये पर्सन इधर को आना चाहता है तो मैं जानता हूँ बोट उस साइड को मूव कर जाएगी, जो प्लैंक है वो थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कर जाएगा। देखिए मैंने प्लैंक को मान लिया कि वो इधर से, जब पर्सन इधर तक पहुँचा तो प्लैंक की मूवमेंट x डिस्टेंस हो चुकी है, यानी प्लैंक ने अपने ओरिजिनल पाथ से l माइनस x डिस्टेंस मूव किया है। तो क्यों ना मैं इस रिलेशन को यूज़ करके देखूँ। मैं कह सकता हूँ कि मास मूव हुआ है कितना, l माइनस एक्स विद रेफरेंस टू ओरिजिनल फिगर, और जो प्लैंक मूव हुआ है विद रेफरेंस टू ओरिजिनल x मूव हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू m इंटू एल ओवर m प्लस कैपिटल M के बराबर आ गई। अगर आप स्मॉल m की वैल्यू देखो तो ये 80 है, लेंथ की वैल्यू देखो तो ये 2 मीटर है। अगर मैं स्मॉल m की वैल्यू देखूं तो 80 है प्लस ये 20 kg का है, तो ये आ गया मेरे पास 160/100, जिसको मैं कह सकता हूँ 8/5, यानी कितना आ गया, 1.6 मीटर्स आ गया। तो जब पर्सन इधर को मूव करेगा तो ये प्लैंक लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ मूव कर जाएगा बाई 1.6 मीटर्स। एक और सवाल करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दो पर्सन्स हैं जिन्होंने अपनी लोकेशंस को इंटरचेंज करने की बात कर रहे हैं। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर ले आते हैं ताकि एक्सप्लेनेशन आसान रहे। चलिए मैं इसको इधर ले आता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी बच्चों, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मैन है जो ये प्लैंक की फाइनल लोकेशंस हो गई। अब मान लीजिए कि प्लैंक में मूवमेंट ले ली है लेफ्ट की तरफ बाई डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया भाई, l माइनस एक्स रह गया, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये डिस्टेंस कितना रह गया है, x रह गया है। तो ये वाला जो m1 है वो जब यहाँ पहुँचेगा तो अपनी ओरिजिनल साइड से l प्लस एक्स डिस्टेंस मूव कर चुका होगा, जबकि जो पर्सन यहाँ से m2 इधर लेफ्ट की तरफ आएगा तो वो l माइनस एक्स डिस्टेंस मूव कर चुका होगा। तो जो मासेस राइट की तरफ मूव हुए हैं, डिस्टेंसेस मूव राइट मस्ट बी इक्वल टू मासेस जो लेफ्ट की तरफ मूव हुए हैं, डिस्टेंसेस मूव लेफ्ट। ये लीजिए आप समेशन के साथ हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया, मासेस जो राइट की तरफ मूव हुए हैं वो कौन से हैं, वो मासेस हैं भैया 40 kg का मास है m1। कितना राइट की तरफ मूव कर गया है, वो राइट की तरफ मूव कर गया है l प्लस एक्स। राइट की तरफ और कौन सी चीज मूव की है, प्लैंक मूव किया है, कितना डिस्टेंस मूव किया है x। लेफ्ट की तरफ कौन मूव किया है, m2 मास मूव किया है, और कितना मूव किया है भाई, l माइनस एक्स डिस्टेंस मूव किया। अब अगर आप देखो तो इसको m1 इंटू एल प्लस m1 इंटू एक्स
प्लस कैपिटल M इंटू एक्स इक्वल टू M2 इंटू एल माइनस M2 इंटू एक्स को लिखेंगे तो x वाली टर्म्स को इधर ले आओ तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M डिनोमिनेटर में आ गया और इधर क्या रह गया मेरे पास M2 माइनस M1 इंटू एल। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। आप इस रिजल्ट को फाइनली इकट्ठा याद रख सकते हो कि हैवियर मास माइनस लाइटर मास यानी 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाय नेट मास ऑफ द सिस्टम यानी 40 प्लस 80 प्लस 20, ठीक है, इनटू लेंथ ऑफ द सिस्टम। लेंथ ऑफ द सिस्टम मैंने 20 माना है तो ये कितना आ गया 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना 140, जिसको आप काट दो यहाँ से 1 कर दो ये 7 कर दो तो हमारे पास कितना आ गया, एक मिनट चेक कर लो, एक मिनट, ये 140 बनता है, ठीक है भैया, ये आपके पास बन गया कितना 140 बाई 7 बन गया। आई थिंक कोई गलती नहीं है, यस ये सही है। तो इतना डिस्टेंस ये मूव कर जाता है टूवर्ड्स राइट, ठीक है। अब इसी में एक और सवाल लो, इसमें क्या कहा गया है कि ये जो बांस है यहाँ स्लाइड करता हुआ नीचे को आएगा तो उस दौरान वेज को कितना मूवमेंट ले लेनी चाहिए लेफ्ट की तरफ। अगर मैं को ध्यान में हो तो मैं एक बार मान लेता हूं कि एज नो ग्रेविटी इज एक्टिंग, ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन द बॉडी टू मूव इट डाउनवर्ड्स, तो अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो नो साइडवेज मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एज फोर्स एक्स इज 0। फोर्स जो ग्रेविटी की है वो लाई करती है वाई डायरेक्शन में, सो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास मूव वर्टिकली डाउन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बेटा एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा एंड नॉट अलोंग इंक्लाइन। याद रखना ये चीजें सारी की सारी आपसे पूछी जा सकती हैं कि वो इंक्लाइन के अलोंग नहीं मूव करता, हालांकि मास इंक्लाइन के अलोंग मूव कर रहा है पर सेंटर ऑफ मास ध्यान रखना वर्टिकली जाएगा, क्योंकि एक मास इधर को जाना शुरू हो गया, एक मास इधर को जाना शुरू हो गया, सेंटर ऑफ मास ने अपनी एक्स डायरेक्शन नहीं बदली, वो सीधा सीधा कहाँ जा रहा है, वो वर्टिकल जा रहा है। आप कहोगे फिर सर इसके बारे में डिस्टेंस कितना मूव किया वेज ने, तो मैंने तो पहले ही कहा कि जो वेज की आप फाइनल लोकेशन देख रहे हो, अगर आप देखिए कि वेज यहाँ x आ गया है तो ये कितना डिस्टेंस रह गया l माइनस एक्स। तो जो हम मूवमेंट की बात कर रहे थे कि मासेस जो लेफ्ट की तरफ मूव हुए हैं वो m मूव हुआ है, कितना मूव हुआ है भाई l माइनस एक्स, और जो मास राइट की तरफ मूव हुआ है वो हुआ है m इंटू एक्स। तो अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो वो m इंटू एल ओवर m प्लस एम। अब गौर करो यही फॉर्मूला बार बार सामने आ रहा है तो इसको एज इट इज याद रख लो, हर जगह पे यही लगना है टू पार्टिकल सिस्टम में। और l की अगर मैं बात करूं आपको तो वो आप देखिए ये h है ये l है, तो l की वैल्यू h साइन थीटा, सॉरी ये है ना l, तो ये है l, तो h ओवर l या l ओवर h क्या बन गया, कॉट थीटा बन गया। यस ये h कॉट थीटा से लिखा जा सकता है क्योंकि हमें जनरली ये वाली टर्म है जो पूछी जाती है बच्चों, तो आपको बस एक बार पता होना चाहिए कि कैसे किया गया। अब यहाँ पे भी आप कहोगे कि टू पार्टिकल सिस्टम है, एक वेज है और एक जो स्फीयर है वो यहाँ से चलता है स्फीयर और वो स्लाइड करके यहाँ से इधर पहुँच जाता है। अब आप कहोगे कि सर देखो ऐसा है, आप इतनी देर से हमें सिखा रहे हो कि जो डिस्टेंस मूव बाय वेज होना चाहिए वो होना चाहिए जो मास मूव किया है वो मल्टीप्लाइड बाय पूरी लेंथ जो मूव्ड है फ्रॉम ओरिजिनल टू फाइनल, ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, और यहाँ मास प्लस कैपिटल एम, यही होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें मास जो मूव किया वो स्मॉल एम है पर जो डिस्टेंस मूव किया है उसने, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप देखो यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस r है, स्मॉल r, और ये डिस्टेंस कैपिटल R है, तो वो 2 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r इतना डिस्टेंस मूव कर गया लेंथ की जगह, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M आ गया। तो लो जी आपके पास आंसर फिर से तैयार। एक और सवाल करते हैं, अगर आप इधर देखो तो यहाँ पे एक पर्सन भाई स्टेयर केस चढ़ रहा है और ये बैलून नीचे को आएगा,
तो आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस मूव्ड बाय बैलून। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस मूव्ड बाय बैलून डेल्टा वाई है जो, वही बात m इंटू एल ओवर m प्लस कैपिटल M। लो जी, हो गया तैयार। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के साथ जो रिलेटेड है क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, पर उसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जेईई मेंस में भी आए हुए हैं और नीट में भी आने के चांसेस हैं, तो मैं उनको डिस्कस ज़रूर करूँगा। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक चेन है, वो यहाँ से स्लाइड करते करते नीचे को आ रही है, इधर से शुरू हुई चेन स्लाइड करनी और स्लिप करते करते नीचे आ गई है, और हमें पता क्या करना है, हमें वेलोसिटी ऑफ द चेन पता करना है जब ए पार्ट बी की जगह पे आ जाए। अब आप पहले तो ये समझो कि आपके पास जो चेन है वो इन द फॉर्म ऑफ आर्क है, और मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सारा का सारा जो मास है वो यहाँ पे लाई करेगा कहीं पे। देखिए बेटा, ये कितने डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है h1 डिस्टेंस के ऊपर, जिसको मैं फाइंड आउट करना चाहूँगा क्योंकि मुझे ये y डिस्टेंस गिवन है। देखिए बेटा, y डिस्टेंस कितना है इसमें, 2r बाई थीटा कितना, π/4, सॉरी π/2, क्योंकि 90 डिग्री का केस है, π/2, और यहाँ पे साइन ऑफ π/2, ठीक, क्योंकि y से ही मुझे थीटा मिल जाएगा, ये आ जाएगा 4r बाई पाई साइन ऑफ π/2 यानी 45 डिग्री, यानी कि 1/√2, यानी कि ये आ गया 2√2r बाई पाई। अब अगर मैं h/r लिखूँ, h/y लिखूँ, तो वो मेरे पास आता है साइन ऑफ 45, जिसको मैं 1/√2 कह सकता हूँ। तो h1 की जो मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो y/√2 हो जाती है, तो y/√2 करेंगे तो वो तो आ जाएगा 2r बाई पाई बन जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास जो चेन है वो h1 डिस्टेंस से चलना शुरू हुई। अब वो चेन की फाइनल लोकेशन क्या है, हमने कहा कि ये जब वेज से स्लिप हो जाएगी तो वो चेन यहाँ से ऐसे गिरते हुए नजर आएगी मुझे। इस चेन की जो पूरी लेंथ थी ना, वो देखिए आप, वो लेंथ की वैल्यू न्यूमेरिकली उसकी किसके बराबर है, ये 1/4 है किसका, 2πr का, क्वार्टर सर्कल है क्योंकि, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, लेंथ को, ये लेंथ है जो वो मेरे पास कितनी है, πr/2 के बराबर है, ठीक। और जो इसका सेंटर है वो इस ओरिजिनल जगह से कितना नीचे आ गया बेटा, h2 नीचे आ गया, जिसको मैंने πr/4 कर सकता हूँ। तो जब पूरा का पूरा मास है चेन का, वो पहले इस लोकेशन से इस लोकेशन पे आ चुका है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो लॉस हुआ है किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो किसके बराबर है, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस हुआ है भैया, mg h1 ओरिजिनल एनर्जी थी, उसमें से माइनस कर दो mg h2 को, जो कि फाइनल एनर्जी है, और आप हाफ mv² के साथ इसे फाइंड आउट कर सकते। देखिए mg तो कॉमन ही है, तो h1 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2r बाई पाई है, और उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये नीचे आया है πr/4, ठीक है बेटा। यहाँ आपका m से m कैंसिल हो जाता है, ये देखिए m से m कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई √2gr 2/π प्लस π/4। देखिए ये रिजल्ट है जो उस चेन के जब वो स्लिप करेगी तब कितनी स्पीड से वो नीचे गिरेगी उसके बारे में बात कर सकती। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का मतलब है कि हेमिस्फीयर के ऊपर जब चेन ऐसे हैंग कर रही है तो उसमें जो h1 है वो आपके पास 2r/π के बराबर आ गया। अब यही चेन जब स्लिप होके नीचे गिर रही है तो पहली बात तो इसकी जो लेंथ है वो 2πr का हाफ यानी πr के बराबर है, और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करता है, वो इस हाइट के ऊपर लाई करता है, जो कि नीचे को हाइट है कितनी है बेटा, वो πr/2 है। तो अब आप फिर से वही बात करोगे कि mg h1 में से माइनस कर दो h2 को, ये लॉस ऑफ क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो किसके बराबर होना चाहिए, गेन ऑफ
काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए भाई। तो mg को तो मैंने एज इट इज लिखा, h1 की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया पाई आर बाई 2r बाई पाई, है ना, उसमें से माइनस कर दो माइनस पाई आर बाई 2। गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv² है। तो आपने क्या किया, m से m को काट दिया, तो v की जो वैल्यू है वो 2g 2r बाई पाई प्लस पाई आर बाई 2, ये आ गया अंडर रूट के साथ। तो बहुत शानदार कहानी के साथ हमें वेलोसिटी ऑफ द चेन पता लग गई जब वो उस एंड को स्लिप करते हुए बढ़ेगी, क्योंकि सारी की सारी चेन बेटा स्ट्रेच्ड आउट स्ट्रेन है और वो एक ही स्पीड के साथ आएगी। अब इस पे हम एक लास्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन याद करो, हमने पहले भी वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में किया था, जिसमें हम कहते थे कि भाई जो हैंगिंग पार्ट है ना, पहले उसका मास पता कर लो। हम जानते हैं कि टोटल मास m है, तो हैंगिंग का पार्ट m बाई n हो गया, ठीक है। तो इसको अगर लेंथ पूरी को मैं l बाई n लिखता हूँ, 1/n पार्ट है, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से आधे डिस्टेंस के ऊपर है। तो अगर आधे डिस्टेंस के ऊपर है तो ये डिस्टेंस आप y मान सकते हो। तो वर्क डन वापस खींचने के लिए m बाई n g और y आ गया। तो ये y किसके बराबर है बच्चों, ये y है l बाई 2n के बराबर। तो मेरे पास आंसर आ गया mg l बाई 2n का होल स्क्वायर। यानी आपको इस 1/nth पार्ट को खींचने के लिए वापस इतना वर्क डन करना चाहिए। इफ n की वैल्यू है, जैसे इफ 1/3 पार्ट हैंग, अगर आप कहते हो कि 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, mg l बाई 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, यानी mg l बाई 18 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर आप मान लो कि ये 1/4 पार्ट हैंग कर रहा है, ठीक है, अगर मैं मान लो कि 1/4 पार्ट हैंग कर रहा है, तो उस केस में आप वर्क डन कितना लिख सकते हो, mg l बाई 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि बेटा mg l बाई 32। आप इसमें जितने मर्जी केसेस बनाते जाइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास का आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा से लिख के रिवाइज कीजिए, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप अपनी बुकलेट के या पहले कर चुके हो उसको एक बार रिपीट कर लीजिए, ठीक है। इससे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे कल वाले लेक्चर में, तो देखते हैं। तब तक आप अपना साथ के साथ बच्चों जो अभी तक के आपके टोटल ओवरऑल लेक्चर्स हो चुके हैं उनको भी साथ के साथ रिवाइज करते जाओ। ऐसा ना हो कि बाद में आपको फिर से दोबारा से एक बार रिवाइज करने हो। डेली बेसिस पे जो आप चीज़ें कर रहे हो उनको बिल्कुल फाइनल करके ही चलो, ठीक है।